नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश में। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं टैक्स मंत्रा, जिसमें कि हम टैक्स से जुड़ी छोटी छोटी बारीकियां आपको समझाएंगे। और आज के इस शो में फोकस रहेगा बजट में जो अनाउंसमेंट हुए हैं उस पर। इस बार वित्त मंत्री ने काफ़ी सारी घोषणाएं की, लेकिन टैक्स पेयर के लिए इस बजट में क्या आया ये भी जब हमने समझने की कोशिश की तो हमारे हाथ कुछ काफ़ी छोटी छोटी जानकारियां लगी, काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन लगी, जिसका कि एक टैक्स पेयर को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर थोड़ी सतर्कता होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ बदलाव ऐसे हुए हैं जिनसे कि अगर आप अपडेट हो जाए तो आप का फायदा होगा। और हमारा मकसद यही रहेगा इस शो में कि बजट के दौरान जो भी अनाउंसमेंट हुए हैं वो आपको बहुत ही आसान और सरल भाषा में उन नए नियमों के बारे में हम आपको समझा पाए। तो ऐसे ही कुछ 10 प्रावधान हमने ढूंढे हैं जो भी अनाउंसमेंट हुए हैं इस बार के बजट में। तो जानकारी का जो प्रवाह था वो तो काफ़ी सारा था, तो इसे एक शो में समेटना तो मुश्किल था हमारे लिए, इसलिए हमने इस शो को 2 भाग में बांटा है। और आज के शो में हम 5 मुख्य जो प्रावधान है और जो नए नियम है उस पर हम चर्चा करेंगे, और बाकी ये जो 5 नियम हैं उस पर हम अगले शो में चर्चा, इस बजट से जुड़ी जो चर्चा है इसको आगे भी हम जारी रखेंगे। तो कोई भी शो देखिए यहाँ पर मिस मत करिएगा, क्योंकि इस शो के दौरान काफ़ी सारी ज्ञानवर्धक और काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग जानकारी आपके हाथ लगेगी जो कि आपको बड़े काम की लगेगी। तो इस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ इस वक्त टैक्स गुरु मुकेश पटेल भी जुड़ चुके हैं। मुकेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। और आज के दिन देखिए आप हमारे साथ जुड़े हैं, आपने बजट को काफ़ी क्लोजली ट्रैक किया होगा, इससे जुड़े जो छोटे छोटे अनाउंसमेंट हुए हैं टैक्स पेयर के लिए उस पर भी आपकी एक काफ़ी बारीक नज़र थी। तो आप थोड़ा इंफॉर्मेशन हम भी आपसे आज समझना चाहेंगे। तो पहले तो सवाल यही होगा कि बजट में जो भी अनाउंसमेंट हुए हैं टैक्स पेयर्स के लिए आपका क्या व्यू बन रहा है, और इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल यही होगा कि अगर निवेशक के संदर्भ में बात करें तो बोनस के जरिए उसको कुछ कैपिटल गेन भी होता था, जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके थे, लेकिन इसको लेकर भी कुछ नए नियम और कुछ नए बदलाव हुए हैं, इसके बारे में हम थोड़ा समझना चाहेंगे। पूजा, सबसे पहले तो आज वसंत पंचमी का दिन है और माँ सरस्वती की हम आराधना करते हैं। तो हमारा ये जो पूरा शो है टैक्स मंत्र, उसका उद्देश्य है कि माँ सरस्वती की कृपा से ये जो कुछ भी ज्ञान हम बांट सके हमारे दर्शकों के साथ, टैक्स के मंत्र के स्वरूप से जो महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव आता रहता है और हर बजट कुछ न कुछ नया लेके आता है। तो इस बार के बजट में भले टैक्स पेयर्स को कोई ऐसी मोटी मोटी रिलीफ न मिली हो, लेकिन टैक्स पेयर्स को स्पर्शते हुए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव ऐसे आए हैं जिस पर ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। और जैसे आपने बताया, ऐसे 10 प्रावधान जिस पर टैक्स पेयर का ध्यान रहना चाहिए, उसको हम आज और अगले वीकेंड के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो आपने बताया वो प्रोविजन है सेक्शन 94 सबसेक्शन 8 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, जिसके तहत अभी तक टैक्स पेयर्स जिसका लाभ ले सकते थे, जिस प्रक्रिया को बोनस स्ट्रिपिंग कहा जाता था, और जैसे आपने बताया इसके बारे में हम आगे भी चर्चा कर चुके हैं। अब होता था क्या कि जो बोनस के नियम हैं, क्योंकि फीफो मेथड से आपके शेयर्स जब भी आप बेचते हैं उसकी कैलकुलेशन होती है, और बोनस शेयर्स जो है उसकी कॉस्ट को एवरेजिंग के आधार से नहीं, लेकिन बोनस को 0 लिया जाता है। अब मान लीजिए प्री बोनस रिकॉर्ड डेट के पहले कोई बोनस लेता है, उस टाइम एक शेयर का भाव है 1000 रुपया। अब रिकॉर्ड डेट के बाद जब लिस्टिंग होता है तब उसका आम तौर से अगर 1-to-1 बोनस आया है तो उसका भाव हो जाता है 500। अब जो 1000 में खरीदे हुए शेयर आप बोनस का लिस्टिंग होने के बाद
आप अगर बेचते हैं तो आपको सीधा 500 रुपये का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है, जिसको टैक्स पेयर्स ये बोनस स्ट्रिपिंग की एक पूरी भूमिका से उसका सेट ऑफ उनके और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के सामने लेते थे। तो ये जो सेक्शन 94(8) है उसमें बोनस स्ट्रिपिंग और डिविडेंड स्ट्रिपिंग के प्रावधान थे, लेकिन बोनस स्ट्रिपिंग के प्रावधान वो यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स के संदर्भ में थे, उसमें शेयर्स का समावेश नहीं किया गया था। तो ये एक छोटा सा लूप होल था जिसका लाभ अभी तक लिया जा सकता था, और मान लीजिए कि 31 मार्च 2022 तक भी लिया जा सकेगा, क्योंकि 1 अप्रैल 2022 से जो नियम में बदलाव आएगा उसके हिसाब से 94(8) के तहत अगर आपने बोनस की रिकॉर्ड डेट के 3 महीने पहले शेयर खरीदे हैं और रिकॉर्ड डेट के 9 महीने के बाद के समय में उसको बेचे हैं, तो इस खरीद और बेचान के व्यवहार में, परचेज सेल के ट्रांजैक्शन में आपको जो लॉस होता है वो लॉस को इग्नोर किया जाएगा, और अगर कुछ आपके पास शेयर्स बचे रहते हैं बोनस के, तो उस शेयर्स की कॉस्ट में ये लॉस को ऐड किया जाएगा। ये प्रावधान है नया, पूजा। ओके, अब एक दूसरे अनाउंसमेंट की बात करते हैं सर। फाइनेंस बिल में के तहत किसी से लोन या फिर अगर कोई बोरोइंग ली जाती है तो उस तौर पे ली गए अमाउंट को टैक्स पेयर की अनएक्सप्लेन्ड इनकम को मान लिया जाता है, और उस पर वसूल करने के लिए कुछ नए नियम भी जारी हुए हैं इस बजट में, जो कि वित्त मंत्री ने इसकी घोषणा भी की है। तो ये जो नए नियम है वो क्या है, वो थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाइए, और फिर इसको लेकर एक टैक्स पेयर को क्या कुछ बातों का ख्याल रखना जरूरी है। बिल्कुल पूजा, ये जो एक नया बदलाव सेक्शन 68 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में आया है, हालांकि वित्त मंत्री ने उसका कहीं अपने प्रवचन में जिक्र नहीं किया, ये फाइनेंस बिल के डॉक्यूमेंट्स में है, पर इस बारे में काफी सतर्कता अब आवश्यक होगी। इतना ही नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि ये जो प्रोविजन है शायद वी शुड ब्रिंग इट फॉर कंसिडरेशन एंड रिव्यू ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर एंड द मिनिस्ट्री एंड द सीबीडीटी, क्योंकि इससे मेरे विचार से जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, उनका जो बहुत अच्छा मकसद है ये पूरे बजट का, वो शायद कुछ अंश से डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए मुझे समझाने दीजिए कि सेक्शन 68 जो है उसके मुख्य प्रावधान अभी प्रवर्तमान क्या है। प्रवर्तमान प्रावधान के आधार से अगर आपने किसी से लोन या बोरोइंग लिया तो ऑब्वियसली ये ओनस आप पर रहता है कि आप समझाएं कि जिससे आपने पैसा लिया वो सही है। तो इसके लिए अभी तक का जो पूरा एक केस लॉ कई सालों से डेवलप हुआ है, उसमें 3 मापदंड रखे गए थे कि अगर जो बंदा आपको लोन या बोरोइंग देता है उसकी आइडेंटिटी प्रूव होती है, अगर उसकी ये व्यवहार जो लोन के व्यवहार की जेन्युइननेस को भी एक्सेप्ट किया जाता है, और जो लोन देने वाला है उसकी क्रेडिट वर्दीनेस। अब ये क्रेडिट वर्दीनेस का क्या मापदंड है, तो उसमें कोर्टों ने ये बताया कि भाई अगर बैंक से पैसा आया हुआ है, पैसा देने वाला जो आपको लोन जिसने दी है वो खुद एक इनकम टैक्स पेयर है, वो अपना पान नंबर उसका होता है, उसने कंफर्मेशन दिया है, तो इतनी चीजों को आप अगर अपनी स्क्रूटिनी असेसमेंट के दौर में आप असेसिंग ऑफिसर के सामने रखते हो तो उसको माना जाना चाहिए, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाना चाहिए। अब उसमें बदलाव करके ये जो मेमोरेंडम में ऐसा कहा गया है कि भाई कुछ कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जहां लोग ये लोन और बोरोइंग में छुपे हुए किसी और के पैसे का वो एडजस्टमेंट करते हैं, तो एंट्री प्रोवाइडर्स का इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन आ जाता है, ऐसा मानना है। इसलिए इन्होंने ऐसे ट्रांजैक्शंस पर रोक लाने के लिए
एक प्रावधान ऐसा किया है कि अब अगले वित्तीय वर्ष से माना 1 अप्रैल 2022 से अगर साल में आप किसी से भी लोन और बोरोइंग लेते हैं तो प्रवर्तमान नियम के उपरांत जो एक नया प्रोविजो जोड़ा गया है उसके आधार से आपको ये कहा गया है कि अगर जिसने आपको लोन दी है वो अगर पुरवार कर सकता है कि उसका पैसा कहां से आया, माना जो आपका पैसा आपने लिया है वो सोर्स का सोर्स अगर समझाया जा सकता है तभी ये आपके केस में माना जाएगा, अदरवाइज it will be deemed to be unsatisfactory explanation unless the other person is able to explain। अब मेरे विचार से ये काफी इसमें से तकलीफ खड़ी हो सकती है, तो इसलिए इनको सतर्क रहना चाहिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मैंने जैसे बताया आज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज या कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज हैं, उन लोगों को तो काफी दिक्कत भी आ सकती है। तो मेरा मानना यह है कि ये प्रोविजन पर शायद एक रिप्रेजेंटेशन हो और इस पर वित्त मंत्री एक बार नजर करें तो ये सब टैक्स पेयर्स के हित में होगा। पूजा तो थोड़ा यहाँ पर जांच का जो घेरा है, स्क्रूटिनी है टैक्स विभाग की तरफ से, वो यहाँ पर बढ़ा दी गई है। लेकिन जैसा कि हमने चर्चा की कि जो लोन ले रहा है टैक्स पेयर को यहाँ पर क्या ज़रूरी बातें ध्यान में रखनी है। फिलहाल ये जो नियम अनाउंस हुआ है लोन लेते वक्त या किसी से बोरोइंग लेते वक्त सोर्स समझाने की ज़रूरत पड़ सकती है आपको, तो इसका आप ज़रूर ध्यान रखिए। अब मुकेश जी, अगला सवाल मेरा होगा बिजनेस एक्सपेंडिचर को लेकर। इसकी भी जो घोषणा हुई है बजट में, बिजनेस एक्सपेंडिचर के डिसअलाउंस को लेकर फाइनेंस बिल में कुछ नए नियमों का विस्तार किया गया है। इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। पूजा, बिजनेस एक्सपेंडिचर के लिए सेक्शन 37 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में उसके प्रावधान हैं। उसका एक प्रोविजो जो महत्वपूर्ण था, उसमें ये कहा गया था कि अगर जो टैक्स पेयर है, जो बिजनेसमैन है या प्रोफेशनल है, वो कोई ऐसा खर्च करता है, ऐसा एक्सपेंडिचर करता है जो कोई कानून के उल्लंघन के स्वरूप में है, मीन्स इट इज इन वायोलेशन ऑफ एनी लॉ आइदर इन इंडिया और अब्रॉड, तो ऐसे खर्च को मान्य नहीं किया जाएगा। दैट मीन्स इट विल बी डिसअलाउड। अब इसके दायरे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो चल रहा था जिसके कारण ये अमेंडमेंट ट्रिगर हुआ है कि जो फार्मा कंपनीज होती है वो अपने डॉक्टर्स जो प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, क्योंकि यहाँ प्रिस्क्रिप्शन के सिवा और कोई आप एडवर्टीजमेंट या ऐसा कर नहीं सकते, तो डॉक्टर्स को जो माना गिफ्ट्स है या कोई खास तौर के बेनिफिट्स या परक्विजिट्स वगैरह देते थे, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में फ्रीबीज कहा जाता था, तो डॉक्टर्स के मेडिकल काउंसिल के रेगुलेशन के तहत ऐसा एक नियम है कि भाई कोई भी डॉक्टर एक एथिकल प्रैक्टिस के भाग रूप किसी से ऐसे फ्रीबीज या गिफ्ट्स ले नहीं सकता। तो सीबीडीटी का ये अभिगम रहा कि भी फार्मा कंपनीज अगर कुछ ऐसी देते हैं तो ये खर्च को नामंजूर करना चाहिए। अब इसमें कुछ कुछ डिसीजंस ऐसे आने लगे कि भी ये जो कानून है, ये जो नियम है वो तो मेडिकल काउंसिल के नियम है, डॉक्टर्स को लगते हैं, तो आप फार्मा कंपनी के केस में ये क्यों डिसअलाउ करोगे। इसलिए फॉर एंड अगेंस्ट डिसीजंस थे, तो इसमें से एक रास्ता निकालने के लिए इन्होंने इस बार जो एक डिसअलाउंस था उसका विस्तार करके और 2 प्रोविजंस का भी समावेश उन्होंने किया है। उसमें एक तो ये कहा गया है कि भाई अगर आप किसी को कोई बेनिफिट या कोई भी परक्विजिट वगैरह देते हैं जो उसके गाइडलाइंस या उसके प्रोफेशन के नियम के आधार से वो मान्य नहीं है, तो ऐसा कोई भी खर्च हो तो उसको भी नामंजूर या डिसअलाउंस के पात्र गिना जाएगा। तो ये सिचुएशन को कवर कर लेगा।
और एक और भी एक इन्होंने प्रोविजन ले आए हैं कि कोई ऑफेंस होता है उसका कंपाउंडिंग किया जाता है। अब कंपाउंडिंग के लिए जो फीस पे की जाती है, तो ये कंपाउंडिंग की फीस टैक्स पेयर्स ऐसा कहते थे कि भाई ये हमारे बिजनेस के लिए आवश्यक है, इसलिए हमको मिलना चाहिए। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये कहना है कि भाई ये कोई कानून जो है उसका आपने वायोलेशन किया है, उसके लिए आप कंपाउंडिंग करते हैं टू बाय पीस, तो आपको ये डिडक्शन नहीं मिलना चाहिए। इसलिए ये 3 जो डिसअलाउंसेस हैं उसको इस साल से इंक्लूड किया गया है। हालांकि बोर्ड का ये इंटरप्रिटेशन है और प्रोविजो में ऐसा कहा गया है कि इट विल ऑलवेज बी डीम्ड, माना जो आगे के सालों के झगड़े हैं शायद उसमें भी ये प्रोविजन को लेके रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दी जा सकती है, ये हमें ख्याल में रखना है। बिल्कुल। तो ये कुछ बातें हैं, कुछ नए नियम हैं जो इसमें ऐड किए गए। एक फार्मा कंपनी का एग्जाम्पल के तहत हमने आपको ये जो नया नियम है ये समझाने की कोशिश की है, तो इस पर आप ज़रूर ध्यान रखें। अब अगला नियम पर आ जाते हैं, अगला जो प्रावधान था उस पर भी बात कर लेते हैं। मुकेश जी, बिजनेस या प्रोफेशन करने वाले जो टैक्स पेयर हैं, और हमें हमारे दर्शकों को भी याद होगा कि इस पर भी हमने एक शो किया था। अब उस केस में अब 10% के रेट से एक नया टीडीएस कटेगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी जो कि की गई टैक्स से जुड़ी बजट में। तो ये क्या है, इसके बारे में भी समझाइए और इसका मकसद क्या है। जरूर पूजा, ये जो एक नया सेक्शन टीडीएस का लाया गया है, और मेरे ख्याल से सब हमारे दर्शकों को मालूम होगा कि टीडीएस एक ऐसा प्रावधान है कि शायद मुझे याद नहीं कि कोई भी बजट आया हो और अपने साथ कोई टीडीएस का बैगेज, इसलिए तो टीडीएस को टीडीएस भी कहा जाता है, तो ये टीडीएस का बैगेज नहीं आया हो। तो इस बार भी 2 प्रोविजंस आ गए। एक तो क्रिप्टो के साथ है जिसके बारे में हम अगले हफ्ते में बात करने वाले हैं, पर ये जो 194R है वो बिजनेस और प्रोफेशन चलाने वाले कोई भी रेसिडेंट हो, उनको जब कोई भी पेमेंट किया जाता है, और अगर पेमेंट माना नॉट इन कैश में दिया जाता है तो वो 194J या 194H कमीशन या ब्रोकरेज या प्रोफेशनल फीस के दायरे में आ जाता है। पर जहां कुछ काइंड में, अब देखिए इनकम टैक्स एक्ट की एक सेक्शन 28 है जिसमें बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम का माना मीनिंग, अर्थ उसका दिया गया है। तो उसमें सेक्शन 28(4) में ये कहा गया है कि अगर कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन चलाने में उसको कोई बेनिफिट या परक्विजिट, माना कोई भी उसको लाभ है या सवलत उसको मिलती है, तो इसकी जो वैल्यू है उसको आपकी बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम में जोड़ा जाएगा। अभी जैसे हम बात कर रहे थे डॉक्टर्स के केस में, अब अभी तक तो ये नहीं होता था, पर अब समझ लीजिए कि डॉक्टर्स को ये फार्मा कंपनीज कुछ देना चालू रखती है। फार्मा कंपनीज उसको खर्च में डिसअलाउ कर देगी, उनको करना होगा रादर, पर अब जो वो डॉक्टर्स को देगी, तो आज तक के इंटरप्रिटेशन के हिसाब से तो जो डॉक्टर्स ऐसा स्वीकार करते हैं वो बेनिफिट और परक्विजिटी है। मान लीजिए किसी को लैपटॉप दिया गया, किसी को कोई गाड़ी दी गई, किसी को कोई वेकेशन पर अपने फैमिली के साथ या कोई क्रूज पर या कोई फॉरेन ट्रिप पर लिया गया, ऐसे बहुत सारे होते हैं। अब इसका जो मूल्य है, अब केवल फार्मा कंपनी नहीं, कोई भी कंपनी अपनी सेल्स प्रमोशन के स्कीम में अपने एजेंट्स हैं, डीलर्स हैं, इनके लिए ये सब पैकेजेस करती हैं। तो ऐसे तमाम केसों में जहां कोई काइंड में ऐसे बेनिफिट या परक्विजिट दिए जाते हैं, तो अगले साल से माना 1 अप्रैल से लेके इस पर आपको टैक्स का डिडक्शन जो है, 1 अप्रैल से ये प्रोविजन आएगा। जो टैक्स का डिडक्शन है वो 1 जुलाई से
उसका एक्चुअल प्रोसीजरल प्रोविजन है, इसलिए इंप्लीमेंटेशन होगा। तो आपको अब ध्यान रखना है कि आप ऐसा कोई भी पेमेंट करते हैं जिसका वैल्यू 20,000 रुपीज से ज्यादा है तो आपको 10% से टीडीएस कटना होगा। आप मुझे पूछेंगी कि पर यहां तो कैश तो दिया नहीं जाता, वो काटेंगे किस में से? तो या तो आपको रिकवर करके पे करना होगा या आपको अपनी जेब में से करना होगा। अब उसमें भी एक ग्रॉसिंग अप का सवाल हो सकता है। तो देयर आर सम फेयरली कॉम्प्लेक्स इश्यूज, पर अब ध्यान में रखने इनका मकसद ये है कि अब जब टीडीएस किया जाता है तो जो रेसिपिएंट है उसको भी ये इनकम दिखानी होगी, क्योंकि अब उसके केस में ये ट्रैक की जाएगी। अब डॉक्टर के केस में मान लीजिए उसको लैपटॉप दिया गया जिसकी वैल्यू 50,000 है और वो 50,000 का 10% के हिसाब से 5,000 काटा गया, तो अब डॉक्टर ने वो 50,000 नहीं दिखाया तो वो मुश्किल में आ सकता है। तो मेरे ख्याल से अब बिजनेस के सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस पर आपको बड़ी नजर निगरानी रख के ये क्योंकि आपने अगर टीडीएस नहीं काटा तो वो खर्च ही नहीं मिलेगा आपको। फार्मा कंपनी में तो डिसअलाउंस है, अदर केसेस में डिसअलाउंस नहीं है, पर आप काटेंगे नहीं तो डिसअलाउ हो जाएगा। तो ये प्रोविजन बहुत सतर्कता से बिजनेस और प्रोफेशन के दायरे में रहने वाले टैक्स पेयर्स को ध्यान से इसका पालन करना होगा। पूजा। बिल्कुल, और 1 जुलाई 2022 से जैसा कि अभी जानकारी भी मिली हमें, ये लागू हो जाएंगे, तो इस पर भी आप नज़र रखें। तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन वाइज देखिए हमने आपको पढ़ा समझा और उन सेक्शंस में क्या क्या महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं ये हमने आपको बताया। हमारा मकसद यही था कि इसके बारे में आपको थोड़ा जानकारी देना, जिससे कि आप इन नए नियमों का ध्यान में रखकर फिर आगे अपना टैक्स फाइल करते समय इन बातों का ध्यान रखें। अब मुकेश जी, अब अगला और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पेनाल्टी का। आईटी टैक्स विभाग में कोई भी कानून का उल्लंघन होता है तो उस पर काफ़ी सारी पेनाल्टी भी देनी पड़ती है। तो इस बार कुछ ज़्यादा एडिशन तो नहीं हुआ है, लेकिन कुछ पेनाल्टी ऐसी हैं जहाँ के प्रोविजंस का कुछ विस्तार कर दिया गया है। उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। श्योरली पूजा, ये जो प्रोविजन है हम हमारे सब दर्शकों को कहेंगे बड़े ध्यान से आप ये सुने, क्योंकि आयकर कानून की एक बहुत महत्वपूर्ण कलम है सेक्शन 272 कैपिटल ए। अब ये जो है इसकी एक सब सेक्शन है, सब सेक्शन 2। इसमें जो काफी कुछ प्रोसीजरल रेगुलेशंस हैं कि जैसे टैक्स पेयर्स को बहुत सारी जिम्मेवारियां का निभाव करना होता है कि अपने टीडीएस टीसीएस के स्टेटमेंट्स वो उनको अपलोड करने होते हैं, सर्टिफिकेट्स इशू करने होते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं उनको अपने रिटर्न्स फाइल करने होते हैं। अगर आपसे कुछ इंफॉर्मेशन 133(6) में मांगी गई है तो उसका आपको रिस्पॉन्स देना होता है। इट्स अ लॉन्ग लिस्ट, मैं पूरी लिस्ट में नहीं जाऊंगा। मैं दर्शकों का ध्यान इस पर, क्योंकि सब वो जो इंक्लूडेड है वो प्रोविजंस को तो वही का वही रखा गया है, पर अब तक ऐसी केस में चूक होने पर डे पर डिफॉल्ट 100 रुपये की पेनल्टी लगती थी। मान लीजिए आपने एक कोई सर्टिफिकेट या स्टेटमेंट आपको अपलोड करना है, उसमें आप चूके तो और 10 दिन का लेट हुआ तो 100 गुने 10 माना 1000 की आपको पेनल्टी लगती थी। अब ये कहा गया है कि भाई ये 100 रुपया जो है वो तो बहुत सालों पहले डिसाइड किया गया था, बहुत छोटा अमाउंट है, अब इसको बढ़ाया जाना चाहिए और इसलिए सीधा एक उन्होंने एक लॉन्ग जंप लगा के 100 का 500 कर दिया है। तो ये जो है ये टैक्स पेयर्स अगर ध्यान में नहीं रखेंगे तो इनको भारी पड़ सकता है। मान लीजिए एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसको यूं तो टैक्स नहीं भरना होता है, पर उसने अपना रिटर्न जो मान लीजिए 30 दिन लेट कर दिया तो अपार्ट फ्रॉम द लेट फाइलिंग फी 30 × 500 15,000 रुपये की ये पेनल्टी लग जाएगी। आपको कई बार तो क्या होता है आपको सर्टिफिकेट इश्यू करने होते हैं, इसमें कोई टैक्स की रेवेन्यू का भी सवाल नहीं है, नो रेवेन्यू लॉस एंड स्टिल
अगर आपने कुछ चूक की तो जैसे आपको वो ट्रैफिक का चालान आ जाता है तो आपको बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि मान लीजिए कि आपको कोई टीडीएस के 20-25 या बड़ी कंपनी को तो 100, 200, 500 नहीं हजारों में सर्टिफिकेट्स इश्यू करने होते हैं। अब उसमें सर्टिफिकेट्स इश्यू करने में थोड़ी देरी भी हो गई, जिसके कारण समझिए कि 26 AS में तो सब ये दिखता है। ऐसे तो कोई किसी को नुकसान नहीं है, कोई लेने भी नहीं जाता ये सर्टिफिकेट्स आजकल, पर ये जो प्रावधान है उसके कारण अगर टीडीएस अथॉरिटी आपके पीछे लग जाए और कहे कि ये 500 रुपये के हिसाब से आपने 10 दिन लेट किया है तो पर सर्टिफिकेट 5000 हुए, और आपके ऐसे 100 सर्टिफिकेट्स है तो 5 लाख रुपए की भी पेनल्टी आपको लग सकती है। तो ये जो प्रोविजन है इससे बहुत ही अलर्ट रहना होगा अब टैक्स पेयर्स को, क्योंकि छोटी सी चूक भी भारी पड़ सकती है। पूजा, बिल्कुल, तो कुछ पेनाल्टी भी यहाँ पर बढ़ाई गई है, इसका भी आप ध्यान रखिए। मुकेश जी बहुत बहुत शुक्रिया नियमों को समझाने के लिए। तो आज हमने 5 मुख्य नियम चर्चा किए, ये पार्ट 1 था। अगले शनिवार 1:30 बजे हम इसके अगले भाग पर भी कुछ नए नियमों पर चर्चा करेंगे। आप जरूर जुड़िए हमारे साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।